हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम सभी मिलजुल कर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं। आपकी सहायता के लिए हमने अपने ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन किया है। इसी सिलसिले में लगातार हम मैथ्स और साइंस के क्लास को क्रिएटिव क्लासरूम पर डाल रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसे देखें और इसका लाभ ले सकें। प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले में हमने आज केमिस्ट्री के पहले अध्याय, जिसकी शुरुआत हमने पूर्व में की है और कुछ क्लास इसके अपलोड भी किए हैं और आगे लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। इसी सिलसिले में हम आज आप सबों के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को देखेंगे आज के लेक्चर में। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल में बताया है, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने वाले रासायनिक समीकरण को देखा है, रासायनिक समीकरण को विस्तार से समझाया है, साथ ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया भी है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार को, जो परीक्षा के हिसाब किताब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखें इसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा रासायनिक अभिक्रिया पे और करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो रासायनिक अभिक्रिया को बताया है वो मोटा मोटी यही बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक खर्च होकर जो पदार्थ बनाते हैं वो नए गुण वाले होते हैं, यानी अभिकारकों से बनने वाले पदार्थ के गुण अलग होते हैं। तो इसी सिलसिले में रासायनिक अभिक्रिया को फिर से थोड़ा समझिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निश्चित तौर पर अभिकारक खर्च होते हैं और उत्पाद बनते हैं, यानी बनने वाले पदार्थ के गुण अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिस वजह से जो प्रतिफल बनता है या उत्पाद बनते हैं उनके गुण भाग लेने वाले यानी अभिकारकों के गुणों से अलग होते हैं। तो देखें, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में अणु संरचना में परिवर्तन होता है। अभिकारक के रूप में तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं। जब अभिक्रिया वो आपस में करते हैं, यानी अभिकारकों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो उनके जो संरचना होती है, उनके बीच जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है वो बदल जाती है, यानी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उनका संगठन बदल जाता है और जो पदार्थ बनते हैं उनके गुण बनाने वाले पदार्थ के गुणों से अलग होते हैं, यानी अभिकारक के गुण से प्रोडक्ट के गुण या प्रतिफल के गुण अलग होते हैं। अभिकारक तत्व या यौगिक अपनी मूल संरचना को बदलते हैं और नई संरचना वाले पदार्थ बनाते हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे, नए रासायनिक बंधनों का निर्माण होता है। अभिक्रिया जब भी होती है अभिकारकों के बीच, तो सबसे पहले अभिकारक परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है वो टूटता है और उनके बीच नए बंधन बनते हैं, जिससे उत्पाद जो बनता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग हो जाते हैं। अभिक्रिया के दौरान पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं, जिससे बनने वाले पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं। तीसरा देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन भी होता है। हम लोग अभी जब रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार की चर्चा करेंगे, जब विस्तार से उसको समझेंगे तो देखेंगे वहां पर कि कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है और कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस वजह से जो उत्पाद होते हैं या जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति बदल जाती है। कुछ अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है और कुछ में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इससे उत्पाद की प्रकृति प्रभावित होती है। अंत में प्रमुख बात जो ध्यान रखेंगे वो है परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था। हम बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया हमेशा रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार होती है, इसलिए पदार्थ की न तो उत्पत्ति होती है और न ही वह नष्ट होता है, यानी पदार्थ जो अभिकारक होते हैं यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनकी पुनर्व्यवस्था होती है, यानी उनके परमाणुओं के बीच जो पहले वाली व्यवस्था होती है वो
बिगड़ जाती है और उनके बीच नई व्यवस्थाएं बनती है, जिस वजह से उत्पाद के गुण अभिकारकों के गुणों से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ जल के निर्माण की अभिक्रिया को दिखाया है समीकरण के द्वारा, चूंकि समीकरण से ही रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है भली प्रकार से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया कर जल बनाते हैं, यह इसका रासायनिक समीकरण है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हमेशा रासायनिक संयोग के नियम से अनुसार होती है, इसलिए समीकरण संतुलित होना चाहिए, तो संतुलित समीकरण है। अब फोकस करें, हाइड्रोजन अणु में परमाणुओं के बीच इस प्रकार का सहसंयोजक बंधन होता है, एकल सहसंयोजक बंधन, जबकि ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्वियक सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। जब इनके बीच अभिक्रिया होती है विशेष परिस्थिति में, तब इनके बीच के बंधन इस प्रकार से टूटते हैं और टूटने के बाद इनके बीच का बंधन जो है टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नया बंधन बन जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलकर नए बंधन बनाते हैं, यानी इसके संगठन में बदलाव आ जाता है, यानी इनके संरचना में बदलाव आ जाता है इस नए बंधन बनने के कारण। और इसी वजह से जल का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से अलग होता है। हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, दहन का पोषक होता है, जबकि जल न तो जलता है और न ही उसे जलाने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उत्पाद के गुण अलग हो जाते हैं अभिकारकों के गुणों से। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि जो आज का लेक्चर अपना है वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से संबंधित है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। नाम ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब होता है या कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी अभिकारक होते हैं, दो या दो से ज्यादा, वे आपस में जब प्रतिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, आपस में जब संयोग करते हैं तो मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, यानी उत्पाद इसमें अकेला होता है, एकल उत्पाद बनता है। अब जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में भी हम बता रखा है कि जो बनने वाले पदार्थ होते हैं वे अभिकारक के गुणों से मेल नहीं खाते हैं, यानी उत्पाद के गुण अभिकारक के गुणों से अलग होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कब कहलाती है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर प्रतिक्रिया कर एकल उत्पाद, ध्यान रखें अभिकारक इसमें दो या दो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उत्पाद इसमें, प्रोडक्ट इसमें सिंगल होगा, एक होगा, इसी कारण इसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में हम यहाँ दिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ दो अभिकारक हैं। ये बगल में जो ब्रैकेट में हम लिखा है इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और जल द्रव होता है, तो दोनों मिलकर सिंगल उत्पाद बनाया है। उसी प्रकार कोयले का दहन, कोयले को जब वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर मिलकर सिंगल उत्पाद बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी प्रकार से मैग्नीशियम के फीते को जब वायु में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यहाँ भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके सिंगल उत्पाद बनाया है। ठीक उसी प्रकार से अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया गैस बनता है, यहाँ भी दो अभिकारक है, उत्पाद एक है। उसी प्रकार से कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यहाँ भी देखें कैल्शियम ऑक्साइड और जल अभिकारक है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना उत्पाद है और एक ही उत्पाद है। तो यानी ये सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ध्यान रखना है, संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद अकेला होता है, यानी दो या दो से ज्यादा अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, वही संयोजन अभिक्रिया है और ये सभी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। प्रमुख बात जो संयोजन अभिक्रिया में याद रखना है वो है अधिकांश संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती है। ध्यान रखेंगे, जब संयोजन अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो अभिक्रिया के उपरांत ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बनता है अभिक्रिया के उपरांत उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को थोड़ा सा विस्तार से, तो आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नाम ही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके पहले हमने संयोजन अभिक्रिया में इस बात की चर्चा की है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो भी होती है उनमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी उत्पाद जब बनता है वहां पर
तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन गैस को हवा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है और अभिक्रिया में 210 किलो कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखें, जब कभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिक्रिया जिस समीकरण से व्यक्त होगा उसमें समीकरण के अंत में उत्सर्जित ऊष्मा के परिमाण को प्लस करके लिखा जाता है। अभिक्रिया के अंत में उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण प्लस करके लिख दिया जाए तो समझना है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से कुछ और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और इनको याद रखना है। जैसे उसमें एक है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। जब हम लोग मकान की पुताई करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं जिससे जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब दीवार की पुताई की जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जिसको संगमरमर भी कहा जाता है का एक परत दीवार पर बन जाता है और वही 2-3 दिन के बाद चमकने लगता है। तो काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम लोग देखा है जीव विज्ञान में कि श्वसन अभिक्रिया जब होती है तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन जाकर हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है जिससे ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और वही ऊष्मा ऊर्जा के कारण हमारा शरीर गर्म रहता है। तीसरा प्रमुख अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी है वो है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का जब दहन करते हैं तो लास्ट में ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। उसी प्रकार से शाक सब्जियों का विघटन भी होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी शाक सब्जियों का विघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने संयोजन अभिक्रिया को विस्तार से समझा, जाना और ये भी जाना कि संयोजन अभिक्रियाएं अधिकांशतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कुछ नहीं है, उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और जब ऊष्मा की उत्पत्ति होगी तो समीकरण के अंत में प्लस करके उत्सर्जित ऊष्मा के परिमाण को लिख दिया जाता है। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार को। पहले हमने देखा संयोजन अभिक्रिया, अब है वियोजन अभिक्रिया। जस्ट संयोजन का उल्टी अभिक्रिया है, संयोजन के विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन में देखा था अभिकारक परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं। यहाँ पर एक अभिकारक होगा जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाएंगे। ध्यान रखें, वियोजन अभिक्रिया में एक ही अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। उस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ध्यान रखना है, वियोजन अभिक्रिया को विखंडन या अपघटन की अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया में दी गई ऊर्जा की प्रकृति के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, यानी उसके कई प्रकार हैं और वो प्रकार बनाया गया है वियोजन में जो ऊर्जा दी जाती है उसकी प्रकृति के आधार पर। यानी वियोजन होता है तो हो सकता है ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो, यानी उसको गर्म करें अभिकारक को। वियोजन अगर होगा तो हो सकता है विद्युत धारा की आपूर्ति करके वियोजन हो या फिर प्रकाश ऊर्जा के आधार पर हो। तो इस प्रकार से वियोजन अभिक्रिया को कैटेगराइज किया गया है। पहला है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसमें वियोजन ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा होगा, यानी वैसी वियोजन की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन ऊष्मा ऊर्जा के द्वारा संपादित होती है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वैसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा ऊर्जा द्वारा संपादित होती है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे चूना पत्थर का वियोजन, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका वियोजन करते हैं, यानी इसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार एक अभिकारक गर्म करने से टूट गया 2 प्रतिफल में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको कहेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक दूसरा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है अमोनियम क्लोराइड का वियोजन। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है।
अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये भी उष्मीय वियोजन अभिक्रिया ही है। दूसरा है वैद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ध्यान रखें, नाम ही इसका कह रहा है, इसमें वियोजन जो होगा यानी वियोजन की अभिक्रिया जब संपादित होगी तो उसमें विद्युत धारा की आपूर्ति की जाएगी, यानी वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत ऊर्जा से संपन्न होती है, यानी अभिकारक में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर वह टूट जाए 2 या 2 से ज्यादा प्रतिफल में, तब उसको कहेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ जल का वियोजन है, जल को विद्युत धारा से वियोजित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ये अपने कंपोनेंट अवयवों में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये वैद्युत वियोजन है। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड का जब वैद्युत वियोजन किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन का निर्माण होता है। तो ये दोनों वैद्युत वियोजन अभिक्रिया है। इसके बाद है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, यानी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया जब होगी, यानी जब अभिकारक का विखंडन प्रकाश ऊर्जा के द्वारा होगा, यानी जब अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में विखंडित करेंगे तब उसका नाम होगा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। यानी इसमें वियोजन प्रकाश ऊर्जा से होता है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ने पर यह हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है, तो यह है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार को समझा, वियोजन अभिक्रिया, और आगे हम लोग देखेंगे या इसी में और विस्तार से इसको अब समझेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो वियोजन हो रहा है अभिकारकों का, उसमें ऊर्जा दी जा रही है अलग अलग प्रकार की। इसमें उष्मा ऊर्जा दिया गया है, इसमें वैद्युत ऊर्जा दिया गया है और इसमें प्रकाश ऊर्जा दिया गया है। यानी इन तीनों प्रकार की अभिक्रिया जो वियोजन की है उसमें ऊर्जा का अवशोषण हुआ है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी अधिकांश वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो उष्मा शोषित यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। आइए समझते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर उष्मा शोषी अभिक्रिया को। अब हम लोग देखने वाले हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन। प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया की चर्चा हो और उष्मा शोषी अभिक्रिया की चर्चा नहीं हो तो फिर हमारा जो ब्यौरा है, जो अध्ययन है, अधूरा रह जाएगा वियोजन अभिक्रिया के बारे में। चूंकि हमने देखा वियोजन अभिक्रिया में कि वियोजन जब अभिकारक का हो रहा है तो उसमें या तो उष्मा दी जा रही है या फिर विद्युत ऊर्जा दी जा रही है या फिर उसको प्रकाश ऊर्जा दी जा रही है। यानी कि वियोजन किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आपूर्ति के द्वारा ही हो रही है, यानी उनमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो जब कभी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण हो, भले ही उष्मा ऊर्जा का अवशोषण हो, विद्युत ऊर्जा का अवशोषण हो या फिर प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण हो, तब उसको हम कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी जिन अभिक्रियाओं में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, यहाँ हम उष्मा ऊर्जा लिखा है, लेकिन ध्यान रखें ऊर्जा का अवशोषण जब होगा तब उसको कहेंगे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखें, ठोस कार्बन और हाइड्रोजन परस्पर अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्सर्जित करता है। यानी ठोस कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। साथ ही इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह 53.2 किलो कैलोरी उष्मा अवशोषण के उपरांत ही होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो उसको कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और भी अपने पास है उष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण। ध्यान रखें, जब कभी उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो उसे जिस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा उसके लास्ट में माइनस का चिन्ह लगाकर अवशोषित उष्मा के परिमाण को लिखा जाता है। यानी जब कभी माइनस देकर अवशोषित उष्मा का परिमाण लिख दिया है समीकरण के अंत में तो समझना है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ध्यान रखेंगे, अधिकांश वियोजन की अभिक्रिया जो होती है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि उसमें उष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है। भले ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में दी जाए, चाहे प्रकाश ऊर्जा के रूप में दी जाए या फिर विद्युत ऊर्जा के रूप में दी जाए। कुछ अन्य प्रमुख जो वियोजन की अभिक्रिया है जिसको याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनमें से एक है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन।
पोटेशियम क्लोरेट को जब वियोजित किया जाता है उष्मा ऊर्जा के द्वारा, यानी उष्मीय वियोजन है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक उसी प्रकार से लेड नाइट्रेट का वियोजन करते हैं उष्मीय वियोजन को, तो इस प्रकार से यह वियोजित हो जाता है। यहाँ एक अभिकारक है, यहाँ बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ ऑक्सीजन गैस बनता है, तो ये भी उष्मीय वियोजन की ही अभिक्रिया है। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन गैस का प्रकाश वियोजन करते हैं तो क्लोरीन परमाणु बनता है, तो ये प्रकाश वियोजन की अभिक्रिया है। प्यारे बच्चों, अब जो रासायनिक अभिक्रिया का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है विस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया को हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे, एक होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया जाने इसके पहले जान लें कि विस्थापन का अर्थ क्या होता है। बच्चों, विस्थापन का अर्थ होता है किसी तत्व द्वारा किसी दूसरे तत्व को इसके यौगिक से हटाकर उसके जगह पर स्वयं बैठ जाना। यानी विस्थापन जब होगा तो उसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा और वहाँ पर खुद विराजमान हो जाएगा, यह है विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले यह पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व दूसरे तत्व को हटा सकता है, यह कैसे जानेंगे? तो इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी। प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी तत्वों की वह श्रेणी है या वैसी श्रेणी है जिसमें तत्वों को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर सजाया गया है। यानी इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी रासायनिक श्रेणी में जो अपना केमिकल सीरीज होगा, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होगा, उसमें जो तत्व ऊपर अवस्थित होंगे वो अपने से नीचे जो तत्व होंगे उससे ज़्यादा क्रियाशील होंगे। यानी ऊपर के तत्व अत्यधिक क्रियाशील होंगे और नीचे के तत्व कम क्रियाशील होते हैं। यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इसमें तत्वों को विद्युत धनात्मक गुणों के आधार पर या फिर उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर सजाया है। ध्यान रखना है इसमें कि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है। इसी से जवाब हमको मिलेगा कि कौन सा तत्व किस दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा उसके यौगिक से। तो ध्यान रखें, सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर अवस्थित होते हैं वो अपने से नीचे अवस्थित तत्वों से ज्यादा क्रियाशील होते हैं और उसको उसके लवण विलयन से हटा देते हैं और उसके साथ स्वयं जुड़ जाते हैं। यही होता है विस्थापन अभिक्रिया में। यहाँ पर ये जो सक्रियता श्रेणी है इसमें हाइड्रोजन को संदर्भ तत्व के रूप में रखा गया है। यानी इससे ऊपर जो भी तत्व हैं वे सभी इससे नीचे के तत्वों को उनके लवण विलयन से हटाने का काम करते हैं। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन से ऊपर अवस्थित तत्व हाइड्रोजन से नीचे अवस्थित तत्व को उसके लवण विलयन से हटा देते हैं। यही होता है विस्थापन। यहाँ हम लिखा भी है, विस्थापन का अर्थ होता है किसी तत्व द्वारा किसी दूसरे तत्व को इसके यौगिक से हटाकर उस जगह को स्वयं ग्रहण करना। सवाल है कौन सा तत्व किस तत्व को इसके यौगिक से विस्थापित करेगा। इसके लिए हम लोग अध्ययन करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का। विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी कह लें इसको या फिर सक्रियता श्रेणी कह लें, उसमें कुछ नहीं है, तत्वों की एक श्रेणी है, श्रृंखला है, जिसमें उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर सजाया गया है। तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर सजाकर एक श्रेणी का निर्माण किया गया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व ऊपर और कम क्रियाशील तत्व नीचे व्यवस्थित हैं। इस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। इस श्रेणी में हाइड्रोजन को संदर्भ तत्व माना गया है क्योंकि इससे ऊपर अवस्थित धातु हाइड्रोजन से नीचे अवस्थित धातु को इसके लवण विलयन से विस्थापित करते हैं। यह अपना है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ध्यान रखना इसमें यह है कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर के तत्व हैं वो अपने से नीचे के तत्व से ज्यादा क्रियाशील होते हैं और उन्हें उनके लवण विलयन से हटाने का काम करते हैं। यानी ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को
उसके लवण विलयन से विस्थापित करते हैं, यही होता है विस्थापन अभिक्रिया में। तो आइए बारी बारी से देखते हैं हम सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया को, उसके बाद देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया को। बच्चों अभी हमने बताया, चर्चा किया विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी का, जिसमें बताया कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं से अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और अपने से नीचे अवस्थित धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित करते हैं, यही है विस्थापन अभिक्रिया। सक्रियता श्रेणी में ऊपर अवस्थित धातु अपने से नीचे अवस्थित धातु से अधिक क्रियाशील होते हैं और इसे इसके लवण विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया है विस्थापन अभिक्रिया का, यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया का। सबसे पहले कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जस्ते का टुकड़ा डाला जाता है, तो कुछ देर छोड़ने के उपरांत विलयन का कलर गायब हो जाता है, यानी विलयन रंगहीन हो जाता है और डाले गए जस्ते के टुकड़े पर Cu की परत चढ़ जाती है, कॉपर की परत चढ़ जाती है। यानी यहाँ पर इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ये है, यहाँ पर जस्ता के द्वारा कॉपर का विस्थापन हुआ है। अब जरा रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी पर फोकस करें। यहाँ इस अभिक्रिया में जस्ता ने कॉपर को विस्थापित किया है, जस्ता द्वारा कॉपर का विस्थापन हुआ है। अब देखें यहाँ कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है और जस्ता हाइड्रोजन से ऊपर है, यहाँ है, यानी ये ऊपर है और अपने से नीचे कॉपर को इसके लवण विलयन से विस्थापित किया है, यह है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार से लौह सल्फेट के विलयन में जस्ते का टुकड़ा डालने पर जस्ता द्वारा लोहा का विस्थापन होता है। अब देखें यहाँ जस्ता है सक्रियता श्रेणी में ऊपर और इससे नीचे है लोहा। बताया ही कि सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं अपने से नीचे वाले तत्व से और उसको उसके लवण विलयन से विस्थापित करते हैं, वही बात यहाँ हुआ है। आयरन जो जस्ता से नीचे है, यानी जस्ता आयरन से अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन को इसके लवण विलयन से हटा दिया है और उसके साथ स्वयं आ गया है, यह है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार से तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित करता है, यह है सिल्वर नाइट्रेट, यह है कॉपर। अब फोकस करें, यहाँ कॉपर यहाँ है, इसके नीचे है सिल्वर। बताया ही सक्रियता श्रेणी में ऊपर अवस्थित धातु अधिक क्रियाशील होते हैं अपने से नीचे अवस्थित धातु से, इसीलिए अपने से नीचे अवस्थित धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित करते हैं, यही होता है विस्थापन अभिक्रिया में। आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। आइए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ नहीं है, एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक परस्पर अपने अपने समूहों की या मूलकों की अदला बदली कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने अपने समूहों की अदला बदली कर नए पदार्थ बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर ये अपने अपने मूलकों का आपस में अदला बदली करते हैं, जिससे सोडियम नाइट्रेट का विलयन और सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ ये समीकरण इसका हम लिखा है NaCl एक्वस में प्लस AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट एक्वस में अभिक्रिया किया, Na चलाया NO3 के साथ, यानी बन गया सोडियम नाइट्रेट एक्वस में प्लस सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया है, यानी दोनों यहाँ सोडियम और सिल्वर आपस में अपने अपने मूलक का अदला बदली किया है। Cl आ गया सिल्वर के साथ, NO3 चला गया सोडियम के साथ, नतीजा बन गया यहाँ सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप। ठीक इसी प्रकार से फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है। यहाँ भी देखें FeCl3 एक्वस है, यानी विलयन में है और इसमें ये विलयन डाला गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर अमोनियम और ये Fe आपस में अपना अपना मूलक बदला है, ये चलाया क्लोरीन के साथ
और ये जो Fe है चलाया हाइड्रोक्साइड के साथ तो बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड और यहाँ अमोनियम क्लोराइड बना है। तो इस प्रकार से ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट अवक्षेपित होता है। अभिक्रिया यहाँ है, सोडियम सल्फेट का विलयन इसमें डाला गया है, बेरियम क्लोराइड का विलयन, यहाँ पर सोडियम और बेरियम अपने अपने समूह को बदला है, यानी बेरियम आ गया सल्फेट के साथ और सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ, नतीजा सोडियम क्लोराइड बना है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया जो हुई है इसको बोला जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारकों के बीच अपने अपने मूलकों की आपस में अदला बदली चलती है, अदला बदली होती है, वही है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइए देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्योंकि हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो उदाहरण दिया है उसमें सभी में अवक्षेप बन रहा है। यहाँ देखें, इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हुआ है, एरो नीचे दिखाया गया है, अवक्षेप को दिखाता है। यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हुआ है, एरो नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट अवक्षेपित हुआ है तो एरो दिखाया गया है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ये सभी अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, अभी इसके पहले हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखा था, जिसमें दो अभिकारकों के बीच अपने अपने मूलकों की या अपने अपने समूहों की अदला बदली हुई थी और अवक्षेप बना था। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। ध्यान रखना है, अवक्षेप जो होता है जल में अघुलनशील, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप अर्थात जल में अघुलनशील यौगिक का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये उदाहरण है जो हमने चर्चा में लाया था। द्विविस्थापन अभिक्रिया में सभी में अवक्षेप का निर्माण हुआ है। यहाँ सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हुआ है। यहाँ पर फेरिक क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हुआ है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट अवक्षेपित हुआ है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जिसमें अवक्षेप अर्थात जल में अघुलनशील यौगिक का निर्माण होता है उसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, अगले नंबर पर है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम ही है उदासीनीकरण। जाहिर सी बात है, इसमें एक अभिकारक अम्ल होता है और दूसरा क्षारक होता है। जब कभी अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो ये दोनों अपने अपने गुणों को उदासीन करके उदासीन यौगिक लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखें, अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वे परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुणों को उदासीन करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अम्ल परस क्षारक बनाता है लवण जो उदासीन होता है और साथ में जल बनते हैं। जैसे उदाहरण में हमने यहाँ दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो अमोनियम सल्फेट बनता है जो लवण होता है, एक उदासीन यौगिक है और साथ में जल बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया जब होती है तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट लवण बनता है जो उदासीन यौगिक है और साथ में जल बनता है। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं कैल्शियम ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लवण बनता है और जल बनता है। ध्यान रखें, कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी यहाँ ये क्षार के जैसा आचरण करता है, यानी अम्ल प्लस क्षारक बना दिया लवण प्लस जल। तो इस प्रकार से ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को हमने समझा है। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कुल 5 रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया है, विस्तार से किया है और हमने प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताएं और बताया भी है। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।